Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about zero order reaction. So zero order reaction में क्या होता है? Suppose this is the reaction, A gives rise to product. Now rate of the reaction, that is minus dA divided by dt, that will be equal to K into A raised to power 0. और हम एक जनरल इक्वेशन ले सकते हैं कि जो रेट है, rate of the reaction, that will be equal to K into A raised to power n. For zero order reaction, n is equal to 0. For first order reaction, n is equal to 1. For second order reaction, n is equal to 2. For third order reaction, n is equal to 3 up to so on. So this is the general equation. इस इक्वेशन से फर्दर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आगे डराइव कर सकते हैं. नाउ फॉर जीरो ऑर्डर n is equal to 0, so the rate will be equal to minus dA divided by dt is equal to k, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 0 है, a की पावर 0 is equal to 1. Now dA is equal to minus k dt, और इस इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट पर्टिकुलर टाइम t, और dt को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू t. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी A. So this is the integration of dA. Now from A naught to AT. Now integration of dt will be t. So t, lower limit t, upper limit is lower limit 0, upper limit is t. Now यहाँ से first is upper limit को put करेंगे. So AT minus A naught is equal to minus k t minus 0. So जो फाइनल इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT. सो ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इक्वेशन हमने अभी डराइव की थी, दैट इज AT minus A naught is equal to minus KT, और AT is equal to minus KT plus A naught. So इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, y is equal to mx plus c. So अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, y एक्सिस के ऊपर AT, x एक्सिस के ऊपर t, तो ग्राफ किस तरह से ऑब्टेन होगा? ना y एक्सिस के ऊपर AT, concentration of A at a particular time t, x एक्सिस के ऊपर t. ना y is equal to mx plus c. इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से m is equal to minus k हो गया, मीन स्लोप इज नेगेटिव. सो नेगेटिव स्लोप है, सो ग्राफ इस तरह से होगा. और जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज y इंटरसेप्ट, दैट इज c, और दैट इज इक्वल टू a नॉट. सो स्लोप विल बी इक्वल टू minus k. So this is the graph of concentration versus time for zero order reaction. Now rate versus time अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो rate of the reaction जो हमने इनिशियली इक्वेशन ली थी minus dA by dt, that was equal to k into A raised to power 0. So अगर हम रेट को कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करते हैं for zero order reaction, so rate will be on y-axis and concentration will be on x-axis. So जो rate है zero order reaction का, that is independent of the concentration. So graph will be
this. ना अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो हमारे पास इक्वेशन थी, दैट इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. सो इसमें जब ग्राफ ड्रॉ किया था, y इज इक्वल टू mx plus c. So c will be this A0 and x will be t, m will be minus k, and y is equal to concentration of A at any time t. So अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या आया था इसका कि इधर हमने कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट किया था और इस तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को प्लॉट किया था, और ये इस तरह से ग्राफ आता है. सो दिस इज A0, दैट इज y इंटरसेप्ट. और जो स्लोप थी वो स्लोप क्या लिखी थी, माइनस के लिखी थी. ना जो माइनस के स्लोप है वो माइनस के का मतलब क्या है कि स्लोप आती है हमेशा tan थीटा, दैट इज दिस वन. सो यहाँ से अगर ये हमें 45 डिग्री गिवन है, सो दिस थीटा, दिस इज द थीटा, दैट इज ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45. सो दिस वन विल बी 135 डिग्री. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगी, स्लोप विल बी मतलब माइनस के, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज 135. सो इसको हम लिख सकते हैं tan 135 कितना होता है -1. स्लोप विल बी k विल बी 1. तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी ग्राफ गिवन हो और उसके अंदर ये जो इनर साइड का एंगल है, अगर जो इनर साइड का दिस एंगल अगर ये गिवन हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है जो आउटर साइड का. जैसे अगर ये ग्राफ है और ये एंगल गिवन है, ठीक है, तो जो हमारा थीटा होगा, थीटा विल बी फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दिस लाइन. एक्स एक्सिस से हमें इस लाइन की तरफ मूव करेंगे, सो दिस वन विल बी द थीटा और दिस वन विल बी द कंट्रीब्यूटिंग थीटा फॉर द स्लोप. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अगर ग्राफ गिवन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, concentration on y-axis and time on x-axis, or this graph is given. Now अगर this is for zero order reaction, this is also mentioned. zero order reaction के लिए ये एक ग्राफ गिवन है और इसके अंदर this one is 30 degree. Now what will be the slope? Slope क्या होगी? So slope will be minus k, and minus k will be tan theta, and theta will be this theta. This is 180 minus 30, so this one will be 150. So tan theta tan 150. और tan 150 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस 30, so this one will be minus tan 30, and this one will be minus tan 30 is 1 by root 3. So जो स्लोप होगा दैट इज माइनस के, और माइनस के होगा सो माइनस 1 by root 3 है. सो के की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 by root 3. ना यूनिट क्या होगी के की, मोल पर लीटर पर सेकेंड. सिमिलरली जब यहाँ पे हमने 1 कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे भी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो इस तरह से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसके अंदर अगर हमें ग्राफिकली कभी भी स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो जो थीटा है दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कौन सा थीटा हम कंसिडर करेंगे. नो कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ. सो हाफ लाइफ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो इनिशियल जो रेट इक्वेशन थी दैट इज A0 माइनस AT माइनस A0 दैट इज इक्वल टू माइनस KT. सो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T हाफ when the concentration at a particular time that becomes equal to half of the initial concentration.
सो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, then at that time the time is known as half life. So अगर AT की जगह हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं, so what will happen, AT की जगह A naught by 2 minus A naught, this is equal to minus K into T half. अगर यहाँ से LCM लेते हैं, so 2 will be the LCM, A naught minus 2 A naught, this is equal to minus K T half. इसको सॉल्व करेंगे, सो ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 विल बी, दोनों साइड से यहाँ से माइनस ए नॉट आएगा और यहाँ से माइनस के था, सो माइनस विल कैंसिल आउट, सो के टी हाफ. सो अगर टी हाफ हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 के. सो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो c यहाँ पे कितना है, 0. सो y एक्सिस के ऊपर अगर t हाफ प्लॉट करते हैं, सो y एक्सिस दिस इज t हाफ, और x एक्सिस के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ यहाँ से स्लोप कितनी आ जाएगी, 1/2 के. सो दिस विल बी द ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू 1/2 के, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है. सो हाफ लाइफ कितनी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ विल बी टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2k. नाउ हमारे पास में जो इक्वेशन थी, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी. इसके अंदर जो ए नोट है, ए नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ए नोट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के इज रेट कांस्टेंट, जिसकी यूनिट हम मेंशन करते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. यूनिट कैसे आई, इसको हम आगे अभी कैलकुलेट करेंगे. टी इज टाइम टेकन, एंड AT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. AT क्या है कि रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई. जैसे अगर 100% कंप्लीट हो गई तो मतलब AT कितना है, 0. 75% कंप्लीट हो गई तो कितना बचा, जो लेफ्ट है, लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन. 75% कंप्लीट हो गई तो मतलब AT कितना हो गया, 25% बचा, मतलब 25% बचा है. अगर 60% कंप्लीट हो गई तो AT कितना है, 40% बचा. ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ जो अभी हमने टी हाफ, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम वो हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुई, दैट इज टी हाफ. सो टी हाफ के ऊपर हमने जो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ के ऊपर जो फॉर्मूला डराइव किया, दैट इज ए नोट अपॉन 2k. दिस इज फॉर हाफ लाइफ कंप्लीशन. नाउ अगर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो जाए, सो 100% कंप्लीशन का क्या मतलब है कि दिस इज लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0, क्योंकि 100% कंप्लीट अगर हो गई है रिएक्शन तो और कोई बचा ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन बची ही नहीं है ना. सो दिस वन, ये जो इक्वेशन थी, दिस इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी. नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0. सो 0 विल बी ए नोट माइनस के टी, और यहाँ से के टी विल बी इक्वल टू ए नोट and t will be equal to a naught by k. So ये जो t है वो क्या है, 100% completion के ऊपर है. अब अगर हम ये जो दो t है, एक t half और एक completion का, this is completion और this is t half, इन दोनों में क्या रिलेशन देखते हैं कि जो t half है वो क्या है, half of the completion, t completion. मतलब रिएक्शन अगर 10 मिनट में कंप्लीट होती है तो जो उसका हाफ लाइफ होगा वो क्या हो जाएगा, 5 मिनट्स. अगर रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट होती है तो जो हाफ लाइफ है वो कितना हो जाएगा, 7.5. मतलब अगर कोई ए रिएक्टेंट था, मतलब इनिशियली हमारे पास कॉन्सेंट्रेट मतलब 100% था, अब 50% कंप्लीशन हो गई रिएक्शन.
और यहाँ पे है 100% कंप्लीशन हो गई। हम यहाँ पे 0 लेके चल सकते हैं, दैट वो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए कि यहाँ पे शुरू में क्या था, रिएक्शन शुरू हुई थी उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे 0 था, फिर 50% हो गया, फिर 100% कंप्लीशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या आइडिया लगाते हैं कि इसका टाइम है 100% का टाइम कितना आया है, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के, और टी हाफ का टाइम कितना आया है, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। मतलब अगर ये टाइम है 0 से 100 के लिए जो टाइम है, इफ दिस टाइम इज t, सो ये टाइम कितना हो जाएगा t बाय 2। सिमिलरली जो 50 से 100 है वो भी कितना हो जाएगा t बाय 2। मतलब ये जो कंप्लीट है 0 से 100 पे कितना है टाइम t है, तो 50-50 के ऊपर कितना होगा, ये भी t बाय 2 हो जाएगा और ये भी t बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0 से अगर 50% कंप्लीशन हुई है और 100% कंप्लीशन हुई, ना अगर ये टाइम हमारे पास में 3 मिनट, तो टोटल जो कंप्लीशन में टाइम कितना लगेगा। सो 50% का कितना था, 50% तो हाफ लाइफ टाइम था, कंप्लीशन का कितना होता है, हाफ का डबल होता है। ठीक है, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि टी हाफ इज टी कंप्लीशन बाय 2, तो टी कंप्लीशन कितना हो गया, हाफ का डबल। सो दिस वन विल बी 6 मिनट। 6 मिनट कैसे है, 3 मिनट यहाँ पे और 3 मिनट यहाँ पे। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विदाउट दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी ये जो शॉर्टकट ट्रिक है इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बाद में हम इस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ना जो क्वेश्चन है वो है कि ए से, मतलब ए जो रिएक्टेंट था वो 50% कंप्लीशन हुआ उसका, देन 100% कंप्लीशन हुआ। जो 50% कंप्लीशन हुआ उसके लिए जो टाइम लगा, मतलब यहाँ से जो गिवन है दैट इज 100% जो कंप्लीशन है उसका टाइम गिवन है, दिस इज 6 मिनट। तो अब जो टाइम निकालना है वो 75% कंप्लीशन, मतलब 75% कंप्लीशन के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो एक ऑप्शन तो है कि जो हमने ये जो फॉर्मूला लिखा था, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, या तो इसमें पुट करके हम टाइम कैलकुलेट करके देखें, या फिर जो अनदर ऑप्शन है वो क्या कर सकते हैं कि जो हमने जो एक ट्रिक बनाई है, मतलब ये जो ट्रिक निकाली थी इससे निकाल सकते हैं। 6 मिनट है ओवरऑल का, तो हाफ का कितना हो गया, 3 मिनट ना, अगर ये भी 3 मिनट है तो ये भी कितना है, 3 मिनट है। 75% कहाँ आएगा, 50 और 100 के जस्ट बीच में, सो दिस वन विल बी द 75%। सो यहाँ से इतना, दिस वन विल बी क्या होगा, 3 मिनट है तो दिस वन विल बी 1.5 मिनट। तो 75% कंप्लीशन के लिए जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, ए से पहले 50 जाएंगे और 50 से फिर 75 जाएंगे, तो मतलब कितना हो गया, पहले हो गया 3 मिनट, उसके बाद हो गया 1.5 मिनट, सो टोटल हो गया 4.5 मिनट्स। इसको अगर हम इस फॉर्मूले से भी यूज करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। इसको हम अभी बाद में कैलकुलेट करके दिखा देंगे, या फिर चलो एक बार अभी यही कैलकुलेट करते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो अगर था इनिशियल, ये जो फॉर्मूला था ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। नाउ टी हाफ क्या था, ए नोट बाय 2k, और ये कितना है 3 मिनट्स, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, दिस इज 6 मिनट, तो ये कितना हो गया 3 मिनट। नाउ टाइम है एट 75% कंप्लीशन। तो 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि इनिशियली अगर हमारे पास में ये ए था, वो दिस वन ए था, स्मॉल ए था, तो 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि 80 कितना है, मतलब 25% बचा है, किसका 25% इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, तो ए का 25%, 25 by 100, सो ए by 4,
मतलब a/4 हो गया 80। ना अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे, सो 80 विल बी a/4, दिस इज a माइनस k इंटू टी, दिस इज t 75%। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं k t 75%, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस a/4। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे 4, तो 4 माइनस 4a माइनस a, दैट इज 3/4a। सो यहाँ से क्या आया, t 75% इज इक्वल टू 3/4 a/k। ये इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी। सो ये इक्वेशन नंबर थी, इसमें a नोट हमने क्या ले लिया है, a ले लिया है। सो दिस विल बी a/2k इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो a/k है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a/k इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज 6। और ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हम a/k है, मतलब जो सेकंड जो हमने इक्वेशन निकाली है उसमें अगर a/k की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो वो कितनी आएगी 3/4, a/k कितना है 6। सो अगर यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ गया 4.5 मिनट, और जो हमने आंसर निकाला था वो भी क्या है 4.5 मिनट्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें हम डायरेक्टली इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। हमें ये जो लॉन्ग रूट है इस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम जो शॉर्ट रूट है उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि ए जो था उसके लिए उसकी जब 10% कंप्लीशन हो गया, मतलब ए कितना बच गया 90 हो गया। ए अगर शुरू में 100 था, 10% कंप्लीशन हो गया, मतलब कितना लेफ्ट है 90 है। इसके लिए जो टाइम है दैट इज टी, और ए है वो हमें 70% कंप्लीशन पे निकालना है। 70% कंप्लीशन पे निकालेंगे तो मतलब कितना हो गया 30 आ गया। 70% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि 30 पे मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर शुरू में 100 थी तो जब वो 90 हुई तब तो टाइम हो गया टी, और जब वो 30 हो गई तब हमें टाइम उसका कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो उसको भी सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। इनिशियली 100 था, 100 से क्या हुआ 90 हुआ, 90 से क्या हुआ 80 हुआ, 80 से 70, 70 से 60, 50, 40 एंड 30, 30 तक निकालना है हमें। तो ये कितना था t, दिस इज t, t, t। सो मतलब a से 30 के लिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से कितना आ गया ये 7t। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो शायद। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर शुरू में जो a था वो 100 था, बाद में a हो गया 90, मतलब कितना हो गया 10% कंप्लीशन हो गया। अब अगर 20% कंप्लीशन होगा, 20% कंप्लीशन का क्या मतलब है कि ए जो शुरू में 100 था वो अब कितना हो गया 20% कंप्लीशन, मतलब अब कितना आ गया 80 आ गया। मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर शुरू में 100 थी तो बाद में कितनी आ गई 80 आ गई। तब 80 के लिए हमें टाइम निकालना है और ये टाइम हमें गिवन है t। सो जब 100 से 90 आया था तब टाइम कितना था t, जब 90 से 80 आएगा तब भी टाइम कितना होगा t। तो 100 से जब 80 आएगा मतलब जब 20% कंप्लीशन हो जाएगी और 80% बच जाएगा तो उस टाइम पे टाइम कितना हो जाएगा 2t। सो दिस वन विल बी 2t। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि 100 है, 100 से जब 90 गया उस टाइम पे टाइम है t,
90 मतलब 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, बाद में हो गई 90 कॉन्सेंट्रेशन। 90 कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना हो गया, 10% कंप्लीशन हो गई रिएक्शन। अब निकालना है हमें जब रिएक्शन 60% कंप्लीशन। 60% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि शुरू में 100 था तो अब कितना बच गया, 40 बच गया। तो 100 से जब 90 के ऊपर जाएंगे तो T था, तो इसमें भी सेम जो हमने पहले एक ड्रॉ किया हुआ है हम इसी में देख लेते हैं। जो ये हमने ड्रॉ किया था इसी में देख लेते हैं। 100 से जब 90 गया जब T, 90 से 80 फिर T, 80 से 70 फिर T, 70 से 60 T, 60 से 50 T और 40 पे PT। तो यहाँ तक हम काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। सो ये कितना आ जाएगा 6T। सो इस तरह से हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम अगर कैलकुलेट कराते हैं यूनिटरी मेथड से कि 100 से 90 गया तो T था, तो 100 से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हमने जो फॉर्मूला डराइव किया था दैट इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इनसे भी सोल्व करेंगे अभी। अगर इसमें इस तरह से करने में किसी को डाउट है तो जो फॉर्मूला है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ और जो K है K की यूनिट को डिस्कस करते हैं ना। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। अगर इनिशियली जो A था वो 100 था, मतलब 100 उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, बाद में 80 हो गया, मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी, 20% रिएक्शन का क्या हो गया, कंप्लीशन हो गया। इसके लिए जो टाइम है दैट इज 10 मिनट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 से 80 होने में 10 मिनट्स लगी है। सो जब कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो रिएक्शन है जब वो 65% कंप्लीट हो जाएगी तब कितना टाइम लगेगा। 65% कंप्लीट का क्या मतलब है, 100 माइनस 65 मतलब 35 हो गया है क्या, जो रिएक्टेंट था। जो शुरू में 100 था अब वो कितना हो गया, 35 हो गया। उस टाइम पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 20 का इंटरवल गिवन है, 100 से हम जाएंगे 80 क्योंकि हमें यही गिवन है। तो 100 से 80 कितना हो गया 10। नाउ 80 से 60 कितना हो गया 10, हमें 35 तक जाना है। 60 से 40 कितना हो गया 10, लेकिन अब आगे क्या है 40 से 20, 35 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 35। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 35 पे जाने के लिए क्या चाहिए, 40 से 35 मतलब सिर्फ 5 का चेंज, मतलब 5 इंटरवल, मतलब 5 जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उस टाइम पे टाइम चाहिए। तो जब 100 से 80 गया, जब 20 का चेंज हुआ तो टाइम कितना था 10। तो जब 90 मतलब जब 10 का चेंज होगा टाइम कितना होगा 5 मिनट्स। क्लियर। देखो जैसे 100 से जब 80 गया तो कितना हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन में 20 का डिक्रीज हुआ, तो तब टाइम कितना था 10 मिनट्स। ओके। सो 100 से जब 90 जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि जो टाइम है 20 के लिए 10 मिनट्स है तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 5 मिनट्स ना। अगर 100 से 95 भी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का भी हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी 2.5। सो जो 5 का जो चेंज है वो कितना है, दैट इज 2.5। सो जो टाइम है वो 60% कंप्लीशन, 65% कंप्लीशन वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या क्या काउंट करेंगे, दिस 10 मिनट 10 मिनट्स 10 मिनट एंड दिस 2.5 मिनट्स। टोटल कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 32.5 मिनट्स। अब इसी क्वेश्चन को हम जो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इससे सॉल्व करते हैं। सो जो हमें क्वेश्चन था वो क्या गिवन था, 100 से जब 80 हो गया मतलब 20% कंप्लीशन हुआ, उस टाइम पे टाइम था 10 मिनट्स, और हमें निकालना कितना है जब 65% कंप्लीशन हो गया, उसके लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो जो लॉन्ग रूट मेथड है, मतलब जो हमारा जो मेनली हमने जो फॉर्मूला डराइव किया है उससे हम सॉल्व करते हैं। सो फॉर्मूला इज AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ना अगर 80%
हुआ है, मतलब 80 हुआ है, 100 से 80 हुआ है। कितना परसेंट कंप्लीशन हुआ है? 20% कंप्लीशन हुआ है। तो मतलब बच कितना गया? 80% बच गया ना। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस इज लेफ्ट। सो कितना हो गया? अगर 20% कंप्लीशन हो गया तो मतलब 80% बच गया। सो 80/100, 80% मतलब 80/100 of initial concentration. This is equal to A naught minus K into T कितना है? T is 10 minutes. Now 10K is equal to A naught minus 80/100 A naught. ओके, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 100, दिस इज 100 A naught minus 80 A naught. So this is equal to 20/100 A naught. So K will be equal to 20/1000, क्योंकि जो 10 है जो इस तरफ है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। So 20/1000 A naught. So this is K. यहाँ से हमने K को डेराइव किया, K की वैल्यू कैलकुलेट की है। नाउ सेकंड इज 65% कंप्लीशन हो गया। 65% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो 65% कंप्लीट हो गई। तो बच कितनी गई? 100 - 65 मतलब 30। ये कितना है? 65% कंप्लीट हुआ है ना, तो लेफ्ट कितना हो गया? 35 हो गया ना, क्योंकि 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 35% के लिए निकालेंगे। सो AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। ये क्या है? लेफ्ट। परसेंटेज लेफ्ट कितनी है? 35/100 ऑफ A नोट, क्योंकि इनिशियल का है। नाउ दिस इज A नोट माइनस T KT। यहाँ पे मैं 65% कंप्लीशन लिख लेती हूँ। नाउ यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? K इंटू 2T 65% कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू A नोट माइनस 35/100 A नोट। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 A नोट माइनस 35 A नोट डिवाइडेड बाय 100. So this comes out to be 65 A नोट divided by 100. So this is K, T 65%. now जो K की वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से पुट कर सकते हैं। सो K को क्या कर देंगे? इस साइड भेज देंगे। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे कि T65 that will be equal to 65 A नोट डिवाइड बाई 100 K. नाउ K की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर यहाँ से पुट करेंगे K की वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू 65/100 A नोट। नाउ K इज 20/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा और A नोट नीचे रह जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 30 से 30 कैंसिल आउट, तो 65/2। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 32.5 मिनट्स। और अगर आप आंसर चेक करोगे तो अभी जो हमने डायरेक्ट जो ट्रिक से निकाला था आंसर, वो भी कितना था? वो आंसर भी था 32.5 मिनट्स। सो अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो भी ठीक है, अगर लॉन्ग रूट से निकालते हैं तो भी ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो बेटर होगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली हमें ऐसे डिटेल में ही सॉल्व करके दिखाना होगा। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए व्हाट वी कैन से कि रेट कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन पावर n। और ये हमने कहाँ से डिराइव किया है? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर n। यहाँ से तो a की ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन प्लेस किया है। यहाँ से ये रेट है, दिस इज रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n। सो रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोलर पर सेकेंड। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोलर पावर n. So if n is equal to 0, for zero order reaction K will be m
मोलर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोलर की पावर 0. सो यहाँ से जो यूनिट आ गई दैट इज मोलर पर सेकेंड, और इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर. अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n की जगह हम 1 प्लेस करेंगे. फॉर सेकेंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 2. फॉर थर्ड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3. सो इस तरह से ये एक जनरल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर हम n की वैल्यू पुट करके यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ना एक स्पेशल केस है. अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या थी कि A से क्या बन गया, B बन गया, और इसके लिए हमने जो रेट लॉ लिखा था उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन 0. लेकिन अगर रिएक्शन है उसको चेंज करके दे दिया जाए, जैसे कि अगर रिएक्शन है कि 3A gives rise to B, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. दिस इज गिवन कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इसके लिए हमें हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करनी है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम जो ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी कैलकुलेट करनी है. सो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, इसको हम शुरू से डराइव करना शुरू करेंगे. जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने शुरू में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था -1/3. दिस इज डी ए बाई डी टी, कॉफिशियंट हो गया, कॉफिशियंट इंक्लूड करेंगे. दिस इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो के इंटू ए की पावर 0. क्लियर. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अब आगे सॉल्व करेंगे. सो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -3k. ए की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया. 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3k हो गया. सो डी ए इज इक्वल टू -3k dt, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू t, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a0 टू at. नाउ dA का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a. सो a की हम वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और यहाँ से -3k, और यहाँ से t 0 टू t. यहाँ से अगर वैल्यूज पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट दैट इज at, then minus a0, this is equal to -3k t. So जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, at is equal to a0 -3k t. क्लियर. दिस इज द इक्वेशन. और जो हम जनरली जो इक्वेशन हमने a gives rise to p जो कैलकुलेट की थी वो क्या थी कि at is equal to a0 minus kt, जो जनरल इक्वेशन हमने डराइव की थी. लेकिन यहाँ पे क्या इक्वेशन डराइव हुई है, दिस वन. सो ये दोनों इक्वेशन में चेंज है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि k ऑफ रिएक्शन, जो भी हमें फाइनल रिएक्शन में लिखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट कौन सा, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट इनटू के नॉर्मल के. सो के ऑफ रिएक्शन, जैसे ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो के होगा दैट विल बी कोफिशिएंट, दैट इज के, जो न्यू के होगा दैट विल बी कोफिशिएंट कितना है, 3 इंटू के. सो ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया. ये हम इसमें क्या आई है, मॉडिफिकेशन आई है. ना अगर इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, हमारी जो इक्वेशन है वो कैलकुलेट होके क्या आई है, at इज इक्वल टू a0 माइनस 3kt. हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट सेम है, at इज इक्वल टू a0 बाई 2 हो जाएगा, हाफ कंसंट्रेशन हो जाएगी. उस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बी हाफ लाइफ टाइम. सो at की जगह a0 बाई 2 अगर पुट करें, और दिस इज a0 माइनस 3k t हाफ, इसको अगर सॉल्व करेंगे, सो 3k t हाफ इज इक्वल टू a0 माइनस
ए नोट बाई 2, ये कितना आ गया ओवरऑल, ए नोट बाई 2 आ जाएगा, एलसीएम से जब सॉल्व करेंगे। सो टी हाफ दैट विल बी इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k। ओके, सो यहाँ से क्या चेंज आया है कि ये जो k था इनिशियल जो हमारे पास में 3/2k था, उसकी जगह हमने 3k लिखा है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ कि जो ये क्या है k डैश है। सो k डैश हमने अभी निकाला था कि k डैश विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 3 और ऑफ इनिशियल जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन लेते हैं उसका k। सो ये क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनमें ये चेंज होगा। सिमिलरली अगर हमें ये गिवन हो कोई भी, अगर A gives rise to P, अगर ये कोई रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेंशन कर देता है, मेंशन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। नाउ यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि टी हाफ क्या होगा और एट अ पर्टिकुलर टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, तो वो क्या था, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है। सो अब हम क्या लिखेंगे, k डैश लिख देंगे इसमें। सो एट अ पर्टिकुलर टाइम द कॉन्सेंट्रेशन विल बी a नोट माइनस k डैश कितना आ गया, कोफिशिएंट इज a और इनटू में k t। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और t हाफ है वो कितना आ जाएगा, t हाफ विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 इंटू k डैश, k डैश कितना है A इंटू k, मतलब कोफिशिएंट इंटू में k। सो दिस इज A नोट 2a k। सो दिस इज t हाफ। सो यहाँ से हम इस तरह से अगर कोई भी स्पेशल केस आता है, मतलब रिएक्शन इस तरह से कोई कोफिशिएंट लगा के दे दे, 3a से p बन गया या फिर a से p बन गया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन को या तो डेराइव करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, या फिर डायरेक्ट हम इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है उन सब के ऊपर जो भी ओवरऑल ग्राफ्स हैं वो बन सकते हैं, वो सारे अभी कॉमनली एक पर समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ क्या बना था, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, और वहां से हमने y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स करके ड्रॉ किया था। वो क्या था, y एक्सिस के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉ की थी, x एक्सिस के ऊपर टाइम ड्रॉ किया था। यहाँ से ये हुआ था, दिस वन इज a नॉट एंड दिस इज थीटा, दिस इज द थीटा फॉर द स्लोप। सो स्लोप कितना हो गया था यहाँ पे माइनस के। ये एक ग्राफ प्लॉट किया था। सेकंड ग्राफ क्या था, रेट का था। सो रेट हमने शुरू में जब ये चैप्टर शुरू किया था, मतलब आज का जो टॉपिक शुरू किया था, तो इसके अंदर क्या लिखा था, माइनस डी ए बाई डी टी। ये कब था, जब रिएक्शन थी ए से बी तक, मतलब ए रिएक्टेंट है उससे बी जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हुई है। सो जो रेट था दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, और फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो अगर रेट को हम कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करें, मतलब रेट इज इक्वल टू के ए नॉट, ये लिख सकते हैं। सो दिस वन विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स। नाउ जो यहाँ पे अगर रेट प्लॉट करें और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रेट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ए की पावर क्या है जीरो, और ए की पावर जीरो मतलब क्या हो गया 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नाउ सिमिलरली अगर जो रेट है वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। सो रेट को अगर हम टाइम के वर्सेस प्लॉट करेंगे, सो वो भी क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ टी हाफ, जब टी हाफ के वर्सेस प्लॉट करेंगे, सो टी हाफ क्या था, टी हाफ जो कैलकुलेट किया था दैट इज ए नोट बाय 2k। तो मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब टी हाफ को अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस प्लॉट करते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कौन सी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस वन विल बी y इज इक्वल टू mx. सो यहां से ये क्या आ गया, दिस विल बी द ग्राफ और दिस इज द थीटा, और दिस थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम टेन थीटा निकालेंगे, या फिर जो स्लोप होगी, स्लोप किसके इक्वल होगी, 1/2. नाउ अगर जो t हाफ है उसको हम प्रोडक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करें. सो हमारे पास क्या था, a से b था. इनिशियली a कितना था, a था, b कुछ नहीं था. कुछ टाइम के बाद में a हो गया a माइनस एक्स, और उसी के ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और ये t इज इक्वल टू एनी टाइम t के ऊपर. तो जो a इज माइनस एक्स हो गया, तो ये कितना हो गया, x हो गया. ना जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, a t माइन इज इक्वल टू a नोट माइनस के टी. सो a नोट इज इक्वल टू, a नोट क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर a माइनस एक्स, और a नोट मतलब a t कितना है, a माइनस एक्स, और a नोट इनिशियल कितना था, a. सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, a से कैंसिल आउट हो गया. सो x कितना आ गया, के टी, और x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम टाइम के वर्सेस प्लॉट करते हैं, तो यहाँ से ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और हमने प्रोडक्ट क्या लिया है, b. तो b की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू k. दिस वन विल बी इक्वल टू k. m कितना है इसमें, k. सो इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और मेनली यहाँ पे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ली है हमने, ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. और दिस वन, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ फॉर अ zero order reaction, if the time taken for 50% completion is 2 minutes, find the time required for 70% completion of the reaction. मतलब 75% completion of the reaction. So इसको हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड है कि जो हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली थी उससे करके देखते हैं, यूनिटरी मेथड से. इनिशियली एक ही A था, बाद में रिएक्शन हो गई 50% कंप्लीट, उसके बाद हो गया 100% कंप्लीट. सो जब A से 50 हुआ तो टाइम कितना है, 2 मिनट्स, और हमें मालूम है कि A से जब 100 होगा तो कितना होगा, 2 मिनट्स का डबल, मतलब हो गया 4 मिनट्स. क्लियर. अब निकालना कब है, 75%. 75% कहाँ आएगा, 50 और 100 के बीच में. सो दिस वन विल बी द 75%, और ये एग्जैक्टली इनका हाफ है. सो यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम हमें 2 मिनट लगा है, क्योंकि टोटल टाइम 4 मिनट है, तो 2 मिनट यहाँ कवर हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 2 मिनट. तो यहाँ से यहाँ 50% से 100% पे अगर 2 मिनट लगा है, तो यहाँ से ये कितना होगा, 1 मिनट यहाँ पे 75 तक, और 75 से 100 पे 1 मिनट. तो टोटल टाइम फॉर 75% कंप्लीशन कितना हो गया, पहले 50% कंप्लीशन का टाइम दैट इज 2 मिनट, उसके बाद 50 से फिर 75 दैट इज 1 मिनट. तो आंसर आ गया 3 मिनट. ये हमने आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है. अब जो लॉन्ग रूट है, मतलब जो न्यूमेरिकल का जो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उससे सॉल्व करते हैं. सो AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, ये इक्वेशन थी. नाउ T हाफ ऑलरेडी गिवन है, T हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज T हाफ इज इक्वल टू A नोट माइनस 2T. सो ये कितना गिवन है, 2 मिनट्स. ओके, सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ फॉर 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि AT था वो क्या है, कितना बच गया, 75% अगर कंप्लीट हो गई है तो AT कितना बच गया, 25%. 25% ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A नोट, इसका 25% कितना होगा, 25/100. सो दिस वन विल बी, यहाँ से कैंसिल आउट होगा A नोट बाय 4.
ना ये जो फॉर्मूला था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इसमें अगर AT की वैल्यू पुट करें सो दिस वन विल बी A0 बाई 4. दिस इज A0 माइनस KT. T इज फॉर 75% कंप्लीशन. ना यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, KT 75% completion is equal to A0 माइनस A0 बाई 4. यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और दिस वन विल बी 4 A0 माइनस A0, so this one will be 3 by 4 A0. So यहाँ से जो T 75% completion आया वो कितना आया 3 by 4 A0 divided by K. ना जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी, अब इक्वेशन सेकंड के पास जाते हैं. इक्वेशन सेकंड से हमने क्या निकाला था कि A0 by K is equal to 2 into 2 that is 4. यहाँ से क्या किया, जो 2 है इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा. सो A0 by K कितना हो गया 4 हो गया. यहाँ पे अगर पुट करेंगे इस वैल्यू को A0 by K कितना हो गया 4 हो गया. ये जो वैल्यू है अगर इसको हम T75 की इक्वेशन में पुट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 3 by 4 into 4. कैंसिल आउट करेंगे सो 75% का टाइम कितना आ गया 3 मिनट्स. और ये क्या है एग्जैक्टली सेम आंसर है जो हमने ट्रिक से कैलकुलेट किया था. सो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सो बेटर होगा कि आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करें. अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें फटाफट आप सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम बच जाएगा. लेकिन अगर सब्जेक्टिव आता है और पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है तो आपको जो लॉन्ग रूट मेथड है इसी से सॉल्व करना होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कुछ रिएक्शंस है, डिफरेंट रिएक्शंस है, 3 रिएक्शंस है. उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो गिवन है. 3 वैल्यूज गिवन है. रिएक्शन ए के लिए है 2.3 into 2.3 मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. रिएक्शन बी के लिए है 1.8 मोलर पर सेकेंड और सी के लिए है 0.75 सेकेंड इनवर्स. इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो क्या करती है, हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में आइडिया देती है कि कौन सी ऑर्डर है. जैसे अब जो हमने रेट कांस्टेंट इसकी यूनिट का क्या फॉर्मूला लगाया था, एक जनरल फॉर्मूला बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर. एन हो गया, एन इज द ऑर्डर. नाउ अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर एक ऊपर है एन नीचे है, सो 1 माइनस एन. अगर इस तरह से हो कि 10 की पावर 2 ऊपर है और 10 की पावर 3 नीचे है, सो हम क्या करेंगे 10 कॉमन लेंगे और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस 10 है और 2 ऊपर है 3 नीचे है. सो जब डिवाइड में होता है तो जब 3 को ऊपर लेके जाएंगे सो क्या आ जाएगा माइनस में. सो ये क्या है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा इसके बारे में. सो यहाँ से हमने क्या हो, मोल पर लीटर 1 ऊपर है एन नीचे है, तो एन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एन हो गया. सो दिस वन और क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड इनवर्स. ना फॉर जीरो ऑर्डर एन इज इक्वल टू 0, सो के है दैट विल बी इक्वल टू, के की जो यूनिट होगी दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स. सो दिस कम्स आउट टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड. और मोल पर लीटर को क्या लिखते हैं, मोलर पर सेकेंड. सो जो के की यूनिट है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या है, मोलर पर सेकेंड. अब जो हमारे पास में 3 रिएक्शंस है उनमें जिनका रेट कांस्टेंट गिवन है उसमें ये चेक करते हैं कि किसका रेट कांस्टेंट की यूनिट मोलर पर सेकेंड है. सो वो किसकी है, रिएक्शन बी की. सो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कौन सी है, रिएक्शन बी. ओके. इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये फिर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो जनरल फॉर्मूला उसमें पुट करके देख लेते हैं इसको. अभी आंसर हमारा कैलकुलेट हो चुका है लेकिन फिर भी डाउट आता है कि जो ए और सी की जो यूनिट्स है फिर वो किसकी यूनिट है, मतलब ए और सी में जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट है. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला था दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स.
इसको क्या कर सकते हैं, पहली जो यूनिट है उससे कंपेयर कर लेते हैं। पहली यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, पावर इज -1, सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों का जो बेस सेम है दोनों साइड, तो इक्वेट कर सकते हैं। सो 1 - n इज इक्वल टू -1, सो n विल बी इक्वल टू 1 + 1 2। मतलब जो ये है दिस वन इज फॉर सेकेंड ऑर्डर, और C है ये दिस इज फॉर A, और C का अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो C के लिए क्या करेंगे, फॉर C सेम करेंगे, जो अभी हमने यूनिट को कंपेयर किया है उसी तरह से सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। दिस वन विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। नाउ जो मोल पर लीटर है 1 - n, ये कितने के बराबर है, 1 को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 0, किसी की भी पावर 0 लगाते हैं तो 1 होता है ना, तो इसको क्या करेंगे 0 लिखेंगे, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो 1 - n इज इक्वल टू 0, सो n विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बता सकते हैं कि जो C है वो किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर। तो आंसर निकालने के बाद अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि बाकी जो 2 यूनिट्स हैं वो किसकी होंगी, तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। Now for zeroth order reaction A gives rise to B, ये reaction given है, initial concentration A की given है, at a particular time concentration given है और time given है, हाफ लाइफ निकालना है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ दैट इज इक्वल टू, मतलब T 0.5 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, A नोट डिवाइडेड बाई 2K। हमारे पास में A नोट है और K की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पहले हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। AT कितना है 0.008, A नोट कितना है 0.01, K इंटू टाइम कितना है 10, यहाँ से K इंटू 10 इज इक्वल टू 0.01 माइनस 010 लिख लेते हैं इसको 008। सो ये कितना आएगा यहाँ से 2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 010008। now यहाँ से आया 2 0 0 0, so this is 0.002, this is K into 10, so K कितना हो जाएगा 0.002 divided by 10, so this is 2 into 10 raised to power -4। यूनिट क्या होगी, जीरो ऑर्डर है, सो मोलर पर सेकेंड। पेपर में अगर कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में अगर आता है सॉल्व करना तो यूनिट लगाना मत भूलना, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो K विल बी मोलर पर सेकेंड दिस। नाउ यहाँ से हमने K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ दिस इज 0.5, A नोट कितना है, A नोट इज 0.01 डिवाइड बाई 2 इंटू K कितना है 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 10 रेज़्ड टू पावर -2 हो गई, मतलब 100 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 25। सो दिस विल बी 25 मिनट्स। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसे K का जो हमने यूनिट लिखी थी, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर टाइम है वो किस में है, मिनट में है ना। सो यहाँ पे जो हमने ये लिखा था ये क्या होगा, मोलर पर सेकंड नहीं होगा, मोलर पर मिनट होगा, क्योंकि टाइम हमारा किस में है, मिनट्स में है। इसीलिए हम इसकी यूनिट को एक बार चेक कर लेना, ये यूनिट है यहाँ पे गलती से गलत लिखी गई है, मोलर पर सेकंड नहीं होगा, मोलर पर मिनट होगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 मिनट्स हो गया। सो T हाफ कितना हो गया 25 मिनट्स। Now for the zeroth order reaction A gives rise to B, ये रिएक्शन गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोलर है, बाद में कंसंट्रेशन हो गई 40 मोलर, टाइम लगा 3 मिनट्स। तो अब हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। सो इसको हम एक बार ट्रिक से ट्राई करके देख लेते हैं, अगर उससे निकलता है तो बेटर है, नहीं फिर फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। इनिशियली 100 था, उसके बाद कितना हो गया, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना हो गया 40। ओके, तो यहाँ से जो टाइम लगा वो कितना है 3 मिनट्स। हमें कैलकुलेट कितना करना है
जब 50 होगा, तो फिर टी हाफ क्या, हाफ लाइफ टाइम क्या होती है 50 के ऊपर। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे यहां से 100 से 40 गया, तो इसको 3 पोर्शन में स्प्लिट कर लेते हैं। 100 से पहले गया होगा 80, 80 से फिर गया होगा 60 और फिर हो गया 40। तो ये टोटल 3 मिनट्स है, तो ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट। ओके, नाउ यहां से मतलब जो 20 की जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज वो कितना है 80, मतलब 1 मिनट है उसके अंदर। सो जो 50 है वो कहाँ पे आएगा 60 और 40 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो मतलब 10 का अगर चेंज हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना है 20 का चेंज मिल चुका है, तो इसमें क्या है दो तो 20 के स्लॉट आ जाएंगे और एक कितना आ जाएगा 10 का स्लॉट आएगा। तो 10 के लिए क्या करेंगे, अगर 20 भी चेंज हुआ है, मतलब 100 से जब 80 हुआ तो 1 मिनट है, तो जब 100 से 90 मतलब जो 10 का चेंज होगा तो कितना होगा 0.5 मिनट। तो टोटल जो 100 से 50 जाएंगे, तो 100 से अगर 50 जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 100 से हम पहले गए 80 पे, 80 से गए हम 60 पे, 60 से गए 50 पे, 100 से 80 गया कितना 1 मिनट, 80 से 60 गया 1 मिनट, 60 से जब 50 गया तो दैट वाज 0.5 मिनट। सो ये कितना हो गया टोटल 2.5 मिनट। सो दिस इज टी हाफ। ठीक है, तो एक तो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया है, एक दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट करेंगे। सो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू के। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100 डिवाइड बाय 2 इंटू के, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड, जो ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। सो ए टी कितना है हमारे पास 40, ए टी हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना गिवन है 40। सो दिस विल बी 40 and a note is 100 minus k into time कितना given है 3 minutes. So k will be equal to 100 minus 40 divided by 3. So 60 by 3 मतलब कितना हो गया ये 20 में 20, और यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी मोलर पर मिनट, क्योंकि जो टाइम है वो मिनट्स में दिया है। नाउ टी हाफ, अगर k की जो वैल्यू हो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो टी हाफ कितना था 100 डिवाइड बाई 2 इंटू के। सो 100 डिवाइड बाई 2 इंटू के कितना है 20। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 मिनट्स। सो जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज 2.5 मिनट्स। यहाँ से भी यही है और यहाँ से भी यही है। सो अगर ऑब्जेक्टिव आए या जो भी है, जो जिससे भी आप स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से सोल्व करें या इस मेथड से सोल्व करें, जिस मेथड से भी आप जितना जल्दी और जितना एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं उस मेथड को फॉलो करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव होंगे तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी मेथड कौन सा हमने यूज किया है वो चेक नहीं होता, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ इस मेथड को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि इसमें हमें पूरी स्टेप्स रिप्रेजेंट करनी है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या होता है कि जो भी हम कैलकुलेशन करें, अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट जरूर मेंशन करनी है। अगर यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो यूनिट का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे जो के था, के हम 20 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें यूनिट यहाँ पे मेंशन करनी होगी, अदरवाइज यहीं से 0.5 मार्क्स है, या जो भी तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 से जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। सेकंड, जैसे टी हाफ था, टी हाफ की यूनिट भी हमें मेंशन करनी होगी कि 2.5 क्या है, मिनट्स है, सेकंड है, आर है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें क्या करनी होगी, यूनिट्स है वो मेंशन करनी होगी। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी क्वेश्चन हो उसके अंदर हमें यूनिट्स हैं वो पर्टिकुलरली मेंशन करनी है।